वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेता और केंद्रीय मंत्री, बहुत कैंपेनिंग भी इन्होंने की है इस चुनाव में। स्मृति जी नमस्कार, धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई हो। जो बीजेपी का बहुत ही सेंसेशनल परफॉर्मेंस रहा है इन 3 राज्यों में और तेलंगाना में भी इम्प्रूवमेंट है। तो ब्रॉडली पहला सवाल मेरा यह है आपसे, ब्रॉड सवाल है कि इसमें कोई ट्रेंड देखती हैं आप, जो ये 3 चुनावों के जो रिजल्ट हैं इसमें कोई कॉमन थ्रेड, कॉमन ट्रेंड आप देख रही हैं इसमें? 2 ट्रेंड साफ दिखाई देते हैं अर्नब जी। एक, मोदी की गारंटी रंग लाना सतत, और दूसरा गांधी खानदान का पतन सतत। तो ये गांधी खानदान पर जो आपने बात कही, ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं। जी जी जी, ये चुनाव 3-4 विशेष परिणाम लेकर आए हैं अर्नब जी। आज मैंने सुबह एक ट्वीट किया, एक अकेला सब पर भारी। नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और विपक्ष की एकजुटता जनता की जब कहीं ना कहीं समक्ष प्रस्तुत हुई, आजमाइश हुई उसकी, तो वो एकजुटता कहीं ना कहीं भारी पड़ी विपक्ष को ही। क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जब मिलाप होता है तो वो विकास को मात नहीं दे सकता। ये उस आज के चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरा, नरेंद्र मोदी पर विशेष जो पर्सनल टिप्पणी और कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने और गांधी खानदान ने किया, उसका भी मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। तीसरा, हमारे देश के इतिहास में शायद ही पहले कभी कोई प्रधान सेवक ऐसे रहे होंगे, प्रधानमंत्री कोई ऐसे रहे होंगे जो न सिर्फ आज या कल के भारत की बात करते हैं, बल्कि अमृत काल में 25 सालों के बाद हिंदुस्तान जब अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, उस वक्त विकसित भारत का संकल्प लेकर किस प्रकार से काम करना है, शायद ही आज तक हमारे देश की राजनीति में किसी नेता ने ऐसी सोच रखी होगी। तो जनता ने ये भी संदेश दिया है कि हम सब चाहते हैं भारत विकसित हो, और मोदी में ये जनता विकास के इसी पथ पर चल पड़ी है, जिसके लिए आज मैं उस नागरिक, उस वोटर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि जो महिला वोटर हैं स्मृति जी, जो कर्नाटक के इलेक्शन के समय कई लोगों की एनालिसिस थी, विश्लेषण था कि महिला वोटर बीजेपी से दूर हो रही है, क्योंकि जो प्राइस राइज की बात थी, गैस सिलेंडर के दाम की प्राइस बात थी, कांग्रेस ने उसको बिल्कुल फ्रंट में रखकर कैंपेनिंग की थी कर्नाटक में, और उसके बाद काफ़ी सब्सिडी दी गई, राहत दी गई। क्या इसके कारण और जो लाडली स्कीम है उसका प्रभाव पड़ा है और महिला वोटर फिर से इस बार उन्होंने 76% से ज़्यादा वोट की है मध्य प्रदेश में? क्या आपको लगता है महिला वोटर का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, और ये इम्पैक्ट 2024 तक आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि न सिर्फ महिला का बल्कि आदिवासी समाज का भी, और जिस प्रकार से जाति के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने विभाजित करने का समाज को प्रयास किया, उसकी भी हार इस चुनाव के परिणाम में साफ दिखाई देती है। हाँ, ये सत्य है कि नरेंद्र मोदी जी ने महिला प्रमुख समाज में महिला को विकास का केंद्र बिंदु बनाया। हाँ, ये सत्य है कि न सिर्फ लाडली लक्ष्मी बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फलीभूत हुआ पूरे राष्ट्र में। ये भी सत्य है कि अगर आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो लोगों ने इस बात की भी सराहना करी कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी जब G20 का मसला आया, तब भी हम अपने देश में किस प्रकार से महिला की बातों को प्रमुखता से रखते हैं, देश की राजनीति में उसको पॉलिसी का दृष्टिकोण भी दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में G20 की वार्ता में। ये भी सत्य है कि जिस प्रकार से आज स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो इसमें, अथवा जनधन योजना हो, महिलाओं का बैंक खाता खुलवाने से लेकर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिला को गैस की सुविधा प्रदान करना, इन सब विषयों की वजह से प्रखरता से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश की मातृशक्ति ने समर्थन दिया है। लेकिन अन्ना जी, ये भी कहना उचित होगा कि आज जो आदिवासी अंचल में नरेंद्र मोदी जी के लिए विशेष प्रेम और सम्मान की भावना है, वो भी इस चुनाव में फलीभूत होती दिखी हमें। जो चुनावी हमारा परिणाम है उसके माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस का एक उत्सव के रूप में प्रधान सेवक द्वारा मनाया जाना, राष्ट्र के इतिहास में
में पहली बार एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी का देश का राष्ट्रपति बनना, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष आदिवासी अंचलों में आंगनबाड़ी की व्यवस्था करना, विशेष स्कूल्स की व्यवस्था करना, विशेष कौशल के दृष्टिकोण से आदिवासी युवाओं का समर्थन करना, उनको स्वावलंबी बनाना, ये सारे मुद्दों पर मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जो योजनाएं हैं विकास की, वो फलीभूत हुई हैं। उसका परिणाम आज हमको चुनावी इस विक्ट्री में दिखाई देता है। और स्मृति जी, ये मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन जो कर्नाटक में बहुत इफेक्टिव हुई थी कि पूरी मुस्लिम वोट, पूरी की पूरी 80 से 90% मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जा चुकी थी, और तेलंगाना में भी वो सेम इम्पैक्ट है। एमआईएम के वोट कम हुए हैं और कांग्रेस के वोट ज़्यादा हुए हैं। डिटेल्ड एनालिसिस नहीं हुई है, मगर माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ अधिक गया है इस बार। तो क्या आपको लगता है इसका काउंटर हुआ है, इसके कारण हिंदू वोट भी कंसोलिडेट हुआ है, जिसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान? जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं सड़क बना रहा हूँ, तब ये नहीं कहा कि उस सड़क पर सिर्फ हिंदू चलेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक नल और नल से जल पहुँचा रहा हूँ, तब ये नहीं कहा था कि नलके से पानी सिर्फ उस घर में आएगा जो घर हिंदू का है। जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चांद के उस पार भी जाएंगे, तब ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी भी भेदभाव की शैली नहीं रही है। और आज मेरे लिए गौरव का विषय यही है कि मोदी जब कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, तो जो लोग विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो लोग सोशल जस्टिस के प्रति प्रतिबद्ध हैं उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये सत्य है कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर हमें बांटने का भरसक प्रयास किया है। विशेष जो कास्ट के नाम पर कांग्रेस हमें बांटने का प्रयास कर रही थी, उसका मुंहतोड़ जवाब है। अगर कोई भी समुदाय का नेता विशेष रूप से उस समुदाय को भ्रमित कर रहा है कि वो विकास के पथ पर ना चले, तो इससे हानि उसी नेता को होने वाली है, राष्ट्र को नहीं होगी, क्योंकि जब तक मोदी है तब तक राष्ट्र को हानि होना मुमकिन नहीं है। जी सुचरिता। स्मृति जी, इस चुनाव में राहुल गांधी ने एक वार किया, पनौती वाला वार, और उसके बाद ऐसा लगा कि जनता ने पलटवार किया, वोटों वाला पलटवार। अब आपको लगता है कि उस दाव का जवाब जनता ने ही दे दिया? जो अपनी पार्टी के लिए चुनौती है, वो पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी पर जो पर्सनल कटाक्ष किए, वो भी किसी नागरिक को भाए नहीं है, क्योंकि एक बात हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन इसलिए जिया ताकि अपने राष्ट्र को और अपने संगठन को सशक्त कर सके। गांधी खानदान के बारे में कोई ये नहीं कहता इस देश में। नरेंद्र मोदी ने इस देश को न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में सशक्त किया, न सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सशक्त किया, न सिर्फ गरीब के लिए घर बनाया, न सिर्फ पानी की व्यवस्था की, न सिर्फ स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था की, बल्कि जिस प्रकार से विकास का संकल्प लेके भारत के मानचित्र पर आगामी 25 सालों का भी एक चित्र उभरा है। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक सामाजिक धरोहर वही तो है। और जब निस्वार्थ भावना से कोई अपने देश की सेवा करता है और ऐसे सज्जन पुरुष पर जब कोई कटाक्ष करता है, तो आपको क्या लगता है समाज चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगी? कांग्रेस पार्टी के एक प्रवीण चक्रवर्ती हैं, वो थोड़ा एडवाइस करते रहते हैं कांग्रेस पार्टी को। शायद कांग्रेस पार्टी में इन्होंने एक नॉर्थ वर्सेस साउथ, दक्षिण भारत वर्सेस उत्तर भारत की एक डिवाइड की बात कही है। कहा है साउथ वर्सेस नॉर्थ, और कहा है साउथ नॉर्थ बाउंड्री लाइन इज गेटिंग थिकर एंड क्लियरर। मतलब इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है। जो पहले धर्म के नाम पे बांटते थे, कुछ कह रहे हैं जी 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 स्मृति जी। पहले धर्म के नाम पे बांटते थे, जो पहले धर्म के नाम पे बांटते थे, जाति के नाम पे बांटते थे, अब ज्योग्राफी के नाम पर बांटने लगे हैं। ये तो बहुत डेंजरस बात है ना स्मृति जी। मगर इसमें एक और सवाल उठता है, क्या बीजेपी की जितनी कंट्रोल और
आपको क्यों नॉर्थ लगा इंडिया में अर्नब है, जी, वो साउथ में नहीं है। आपको क्यों लगा अर्नब जी कि गांधी खानदान, आपको क्यों लगा गांधी खानदान इस देश के लिए सतत खतरा नहीं बनेगा? इसीलिए तो जब भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो मुक्ति किस बात से चाहिए? इसी डिवाइसिव पॉलिटिक्स से चाहिए। और अर्नब जी, मैं आपको याद दिला दूं, वायनाड में जीतने के बाद और अमेठी में हारने के बाद इसी राहुल गांधी ने, आप वो चक्रवर्ती साहब को क्यों दोष दे रहे हैं? शब्द राहुल गांधी की आपको याद दिला देती हूँ कि राहुल गांधी ने वायनाड में खड़े होकर कहा था कि उत्तर भारत के लोग इतने मैच्योर नहीं है जो राहुल गांधी की इमेच्योरिटी को समझ नहीं पाए। तो सलाहकारों को क्यों दोष देते हैं? ये सोच गांधी खानदान की है। मैं तो चुनौती देती हूँ कि उत्तर भारत को इस प्रकार से गरियाने के बाद पैर रखकर देखें, आजमा कर देखें चुनाव में। मेरी तो खुलकर बात हो रही है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, स्मृति जी। ये नहीं कह रहे कि बीजेपी साउथ इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है, वो कह रहे कि भारत में दक्षिण और उत्तर के बीच में खुलकर एक दायरा बन चुका है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उनकी जो राजनीतिक हार है वो हार नहीं मान रहे, वो कह रहे भारत में एक दायरा बन चुका है, एक लाइन खड़ी हो गई है उत्तर और जी जी देख, ऐसा है अर्नब जी, आपने भी बड़ी पत्रकारिता कर ली, मैंने भी बहुत देश की राजनीति 2 दशक देख ली। ये जो चक्रवर्ती साहब बोल रहे हैं, आप उनको आजमा लीजिए, एक कॉरपोरेटर का चुनाव लड़वा दीजिए दक्षिण भारत में ही सही, ना हारे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्या आप दक्षिण भारत को एक तरह से राजनीतिक चैलेंज भी मानती है? कर्नाटक में, तेलंगाना में आपके नंबर बढ़े, क्या ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी उसी तरह के रिजल्ट कर पाएंगी जो दक्षिण भारत, जो उत्तर भारत में जिस तरह सा वेव है? क्योंकि वहाँ पे रीजनल फोर्सेस का प्रभाव ज़्यादा है, रीजनल पार्टी ज़्यादा है और चैलेंज भी शायद ज़्यादा होगा बीजेपी के। रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को, आप निश्चित रूप से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के राज्यों में भी काम करके सफलता प्राप्त करते हुए। जी अर्नब जी, आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो ये अकस्मात हमको नहीं मिले हैं परिणाम। हमारे संगठन ने दशकों तक हर बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में काम किया है। उसी तत्परता के साथ आज हमारा संगठन, तमिलनाडु में अन्नामलाई जी हैं, तेलंगाना में बंडी संजय किशन रेड्डी जी हैं, कर्नाटक में भाजपा के एक नए प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, चाहे वो आप केरल में मुरलीधरन जी आज राज्य मंत्री हैं हमारे विदेश मंत्रालय में। तो हमारा परिश्रम और हमारे संगठन का विस्तार सतत चल रहा है। जी जी, ये लेकिन जी, दक्षिण भारत के किसी एक राज्य में अर्नब जी मात पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने विभाजनकारी ऐसा कभी भी वक्तव्य, ऐसा कभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। जी जी, यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में, ये बहुत कि ही वो वोटर को कोसते हैं। जी, ये तो समझना मुश्किल है क्या सोच है इनकी। और ये अंदर झांक कर नहीं, ये कभी अंदर झांक कर जी भाई बहन के उस जोड़े को दोष देना सीखो जिनका इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है देश की राजनीति से। जी जी जी, स्मृति जी, कई हमारे दर्शक हैं, हमारे जो बंगाल की चैनल है रिपब्लिक बांग्ला, उन्होंने एक तरह से पब्लिक रिक्वेस्ट की है कि आपको रिपब्लिक बांग्ला में आना चाहिए क्योंकि आप बांग्ला में अच्छा बोलती हैं, आप बांग्ला में कैंपेन करती हैं। और कई लोग ये भी मान रहे हैं कि जो आज चुनाव हुआ है उसका एक तरह से इम्पैक्ट बंगाल में होगा, क्योंकि पिछली बार 18 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। आज के बाद कई लोग कह रहे हैं कि 20-22 से ज़्यादा सीटें मिल सकती है और इसका राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट होगा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्वर्णाली और रिपब्लिक बांग्ला की टीम आपसे बस 1 मिनट के अंदर जुड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक इंग्लिश से बात करने के लिए। स्मृति जी, रिपब्लिक बांग्ला आपसे जुड़ रहा है 1 मिनट में। जी धन्यवाद। ओवर टू यू श्वेता जी। तो स्मृति ईरानी को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने